की ओर 26 अप्रैल को बता दें कि 8 सीटों पर लोकसभा की सीटों पर मतदान होगा दूसरे चरण के लिए। 26 अप्रैल को लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत में 26 अप्रैल को मतदान होगा। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। अलीगढ़ और मथुरा में भी 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। तो दूसरे चरण मतदान के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 26 अप्रैल को, और प्रचार प्रसार में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। दूसरे चरण की मतदान के लिए प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत में 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 8 सीटों पर मतदान हुआ। अब दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। सभी तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। रोड शो किया जा रहा है, विशाल जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। दूसरे चरण का मतदान होगा 26 अप्रैल को और 8 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। और संवाददाता मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल, और आज जो प्रचार है वो काफी जबरदस्त रहने वाला है। खास करके जो मेरठ और बागपत की सीटें हैं वहां पर बड़े बड़े जो सूरमा हैं सियासत के, वो यहाँ उतरेंगे चुनावी प्रचार के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत और मेरठ में आज दोनों जगहों पर रहेंगे। बागपत में उनकी जनसभा है जयंत चौधरी के साथ, और मेरठ में वो शहर के बीचों बीच घनी आबादी वाले बाजार में एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बागपत लोकसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे करीब 2 बजे। और ये गांव जो है सिवाल खास विधानसभा का हर्रा गांव है, जहां पर इस विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। उससे पहले करीब 11 बजे यहां पर बसपा की सुप्रीमो मायावती मेरठ शहर के हापुड़ रोड पर एक बहुत बड़ी जनसभा संबोधित करने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जो तूफानी दौरे हैं नेताओं के, वो लगातार जारी हैं और पूरी जोर आजमाइश की जा रही है अपने अपने लिए माहौल बनाने के लिए। तो जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो समीकरण है सामने वाले का वो बिगाड़ा जा सके। आपको बताएं कि इस बार बीजेपी जो है वो पूरी ताकत लगाए हुए है, लेकिन पिछले 2014 और 2019 जैसा माहौल अभी यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के जहां जहां प्रत्याशी हैं और वो इंडिया गठबंधन, तो सभी पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाए हुए हैं इस पूरे मुकाबले को दो तरफा बनाने में। जहां भी देखा जा रहा है ज्यादातर ऐसी जगह हैं जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सामने सीधा सीधा मुकाबला है। तो ऐसे में चुनौतियां जो है बीजेपी के सामने बढ़ जाती हैं पिछला प्रदर्शन दोहराने की। तो बहुत जबरदस्त मुकाबला इस समय चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव के बीच में जो वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो मुद्दों को अपने जहन में रखे हुए है, अपने दिलो दिमाग में रखे हुए है, लेकिन जुबान के बाहर उन मुद्दों को नहीं लेकर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उन राजनीतिक दलों की बढ़ जाती है जो अलग अलग मुद्दों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता की नब्ज टटोलने में नाकाम है। ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, प्रत्याशियों के सामने ये है कि जो वोटर है उसके मन की बात वो आखिर उससे कैसे कर पाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, देखिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से, वार पलटवार भी जारी है। क्या कुछ गाजियाबाद में इस वक्त चुनावी माहौल है? कोई खासा जोश नजर नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव प्रचार तो कर रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई पब्लिक का पार्टिसिपेशन उस चुनाव प्रचार में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में 32 घंटे तक का से कम का समय बचा हुआ है चुनाव प्रचार के खत्म होने तक, और 26 तारीख को यहाँ पर चुनाव होंगे। तो इसमें जो बीजेपी के पास सेकंड फेज के अंदर जितनी सीटें थी उसको बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि गाजियाबाद बेहद जो है वो सेफ सीट है बीजेपी के लिहाज से। परंपरागत तरीके से बीजेपी वहां पे जीत दर्ज करती आई है। बावजूद इसके बीजेपी अन्य सीटों पर भी लगातार कोर कसर कोई छोड़ना नहीं चाहती। और हाल ही में लगातार जो आप देखिए कि मेरठ से लेकर के बागपत में, अलीगढ़ में, इन जगहों पर लगातार सभाएं हैं।
आप वो देखेंगे, गौर करेंगे कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में इस तरीके की कोई बड़ी सभाएं फिलहाल अगले 1 से 2 दिन के भीतर नहीं है। जो चुनाव प्रचार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर चुके हैं, यहाँ पर मायावती भी एक जनसभा कर चुकी हैं। तब जो प्रत्याशी है वही डोर टू डोर जो है वो चुनाव प्रचार कर रहा है। और समीकरण के लिहाज से अगर आप बात करें तो समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि 8 में से 7 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी जीती थी। तो ऐसे में उसके सामने एक चुनौती ये भी है कि वो अपने उस पुराने रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहती है या फिर 8-0 से क्लीन स्वीप करना चाहती है। तो कई जगहों पर जो कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है बीजेपी के लिए, जिसमें कि अलीगढ़ और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर जैसी सीटें। बावजूद इसके अपनी जीत को लेकर के बीजेपी इन सीटों पर कम से कम आश्वस्त है, क्योंकि फाइट भले मजबूत हो लेकिन बीएसपी जो है यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की तरफ प्ले कर रही है और कई सीटों पर वो सीधे तौर पर गठबंधन की बजाय बीजेपी को नुकसान करते हुए दिख रही है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो 32 घंटे बचे हैं अब चुनाव प्रचार खत्म होने में, इस 32 घंटों के भीतर सारे वो जो चुनाव प्रचार के हथियार हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, लोगों से जनसंपर्क हो, रैलियां हो और जो रोड शोज हों, ये पूरे तरीके से ताकत झोंकी जाएगी। और उसके बाद कल शाम 5 बजे के बाद ये चुनाव प्रचार जब थमेगा तो 1-to-1 जनसंपर्क होगा। और इसमें मुद्दे जो है ना वो वही हैं। बीजेपी लगातार बार बार विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के आगे चल रही है। जो इंडिया गठबंधन है वो बार बार लोकतंत्र बचाने की गुहार लगा रहा है लोगों से कि अगर आपको लोकतंत्र और संविधान बचाना है, इंस्टीट्यूशंस बताने, संवैधानिक संस्थाएं बचानी है, तो फिर इंडिया गठबंधन को वोट करें। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए, देखिए अगर लोकेश बात की जाए इंडिया वर्सेज एनडीए का, तो इंडिया गठबंधन जोर प्रचार प्रसार भी कर रहा है, लेकिन एनडीए जो है वो हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस दे रही। 2019 में नहीं जीत पाई थी, लेकिन क्या लगता है इन 8 सीटों पर क्या कुछ और समीकरण बैठ रहे हैं अगर इंडिया वर्सेज एनडीए की बात की जाए तो? देखिए एनडीए के लिहाज से ये सारी सीटें बेहद मजबूत हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक अमरोहा की सीट थी जो इनके पास सेकंड फेज में नहीं थी, वहां पर उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खुद वहां पर जनसभाएं और रैलियां कर चुके हैं। इसलिए एनडीए की अगर आप बात करें तो एक मेरे लिहाज से एक मेरठ की सीट ऐसी है जहां पर टफ फाइट देखने को मिलेगी। बागपत में एनडीए का गठबंधन से जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं वो मजबूत स्थिति में वहां से, हालांकि उनके हर सीट पर फाइट जो है वो एनडीए को इंडिया गठबंधन ही दे रहा है। और कहीं ऐसी सीट है जैसे अलीगढ़ की जानकारी हुई कि अलीगढ़ में वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, तो इसमें भी जो लाभ है वो एनडीए को होता हुआ नजर आएगा। तो अभी ये देखना होगा कि आखिर जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक इस बार बहुत कुछ मूड खोलकर बोल नहीं रही है। हम जब भी बात करते हैं तो प्रत्याशियों का बहुत ज्यादा विरोध है हर प्रत्याशी पर, चाहे वो एनडीए ने जिसको भी खड़ा कर रखा है। बावजूद उसके वो बार बार वोट करने के लिए मोदी और योगी के चेहरे पर वोट करते हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उनके सामने एक लैक ये भी है कि उनके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है और बार बार पब्लिकली लोग ये बात करते हैं कि आखिर वो जीत भी गए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकेश। और संवाददाता नोएडा से दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, ऐसे में सभी पार्टियां जनता को साधने में लगी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कल से प्रचार बंद हो जाएगा। कल से जो है जितनी भी पार्टियां हैं, जितने प्रत्याशी हैं जो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार बंद हो जाएगा। और अब वो कहीं ना कहीं 26 तारीख को जो उनकी किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस बार कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो मुकाबला काफी रोचक हो गया है। जो महेश शर्मा हैं लगातार के 2 बार सांसद है, तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि सीट आसान है, लेकिन सीट आसान नहीं है। जिस तरीके से जो अखिलेश सपा की तरफ से जो प्रत्याशी खड़े हुए डॉक्टर महेंद्र नागर, वो कांग्रेस से आए हैं और एक बहुत बड़ा गढ़ है उनका यहाँ पर। और सबसे ज्यादा यहाँ पर चूंकि गुर्जर बिरादरी है तो उनकी भी काफी ज्यादा पैठ है और वो भी लगातार सड़कों पर हैं और आम लोगों से मिल रहे हैं। तो रुझान अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा है राजेंद्र सोलंकी सिकंदराबाद से विधायक रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की अगर बात करें, यहाँ पर 5 विधानसभाएं आती हैं, 3 विधानसभाएं तो नोएडा में है, यानी नोएडा ग्रेटर नोएडा में है। ये अर्बन एरिया है, यानी एक शहरी क्षेत्र है। यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत हर साल कम रहता है। सबसे ज्यादा जो वोट पड़ता है वो पड़ता है खुर्जा और सिकंदराबाद, जो कि बुलंदशहर की विधानसभाएं हैं, गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा में आती हैं। इसीलिए जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने सारी जो ताकत झोंक रखी है वो ताकत झोंक रखी है ग्रामीण क्षेत्र में। पिछली बार की अगर हम बात करें 3,26,000 से महेश शर्मा जीते थे, जबकि उससे पहले
5 लाख से विजय हुए थे, लेकिन उनकी जो बढ़त थी वो कम हुई 2019 में। इस बार जिस तरीके से ताकत झोंकी गई है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जो वोटिंग प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा आता है, और सबसे ज्यादा प्रतिशत आने की वजह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनको बढ़त या फिर उनकी जो घटत होगी वो दोनों चीजें ग्रामीण क्षेत्र में होंगी। तो सारी ताकत इन प्रत्याशियों ने वहां पर झोंक रखी है। आज यहाँ पर ठाकुर समाज को साधने के लिए थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह यहाँ पर आने वाले हैं, बिसाड़ा गांव में, जो कि 60-84 गांव कहा जाता है ठाकुरों का। वहां पर वो ठाकुरों को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, लिहाजा इस वजह से जो ठाकुर समाज है वो नाराज चल रहा है। उनको साधने के लिए यहाँ पर राजनाथ सिंह आएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात कर लें, बहुत बड़ा एरिया है, जो सोसाइटीज है, लाखों लोग इसमें रहते हैं। अगर 26 लाख की आबादी की हम बात करें तो नोएडा में भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और वोटर है यहाँ के। लेकिन अभी शहरी क्षेत्र में चुनावी माहौल देखने को नहीं मिला है, कहीं भी ना ही प्रचार देखने को मिल रहा है, ना ही प्रत्याशियों का आना जाना दिख रहा है, ना ही सोसाइटियों में किसी प्रकार का प्रचार दिख रहा है। यानी ये कहें कि जो ये 2024 का चुनाव हो रहा है, इसमें ये अलग तरह का चुनाव हो रहा है। ज्यादातर शहरी क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जो प्रत्याशी सोसाइटियों में या फिर सेक्टरों में घूमते थे वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। जाहिर तौर है कि हाँ, इतना बड़ा चुनाव है, सरकार बनाने का चुनाव है, और लगातार जिस तरीके से 10 साल से मोदी सरकार देश में बनी हुई है, तो अब तीसरी बार उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। उसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा, क्योंकि ये बात जरूर है कि हम वहां पर वोटिंग ज्यादा होती है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है वोटिंग में। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो शहरी इलाका है, यहाँ के जो वोटर है, उनमें इस बात की चीजें देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है कि जो प्रत्याशी है उनके घरों तक नहीं पहुंच रहे। यानी डोर टू डोर जो कैंपेन होती थी, या फिर हम ये कहें कि हाँ, छोटे छोटे जो व्हीकल्स के साथ प्रचार प्रसार होता था, वो भी शहरी क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ से संवाददाता सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदर, देखिए चुनावी माहौल है और 26 अप्रैल को मतदान होगा अलीगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी कल वहां पर जनता को संबोधित किए थे। क्या कुछ इस वक्त चुनावी माहौल नजर आ रहा है अलीगढ़ की बात की जाए तो? अलीगढ़ में चुनावी माहौल त्रिकोणीय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो ब्राह्मण प्रत्याशी है, जिसे लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है उस पर कहीं ना कहीं सेंध लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें गठबंधन यानी इंडी गठबंधन की, तो यहाँ चौधरी विजेंद्र सिंह मैदान में है, जो पहले भी सांसद रहे हैं और 3 बार के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है अलीगढ़ में बहुत ही पसुपेश वाला है। जिस तरीके से 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम बाजी मारते हुए चले आ रहे थे, 2024 का ये जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2014 में और 2019 में यहाँ सतीश गौतम को ही सांसद चुना गया था, लेकिन इस बार सांसद सतीश गौतम का खुलकर विरोध होता भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर शहर की बात करें, शहर में विरोध है, देहात की बात करें, देहात में विरोध है, जिधर जाते हैं वो उधर विरोध देखने को मिलता है। अगर बात करें कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अलीगढ़ में सभा थी, उसमें भी संख्या बल जिस तरीके से होना चाहिए था वो पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिला है, जिसे लेकर के अब शहर से लेकर देहात तक एक हवा चलने लगी है कि कहीं इसको जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सतीश गौतम को सीधे सीधे टक्कर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अलीगढ़ में लगभग 19,90,000 मतदाता हैं, और जो साफ तौर पर सबसे ज्यादा संख्या बल में माने जाते हैं वो मुस्लिम मतदाता है। 4 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। अगर मुस्लिम मतदाता सीधे सीधे इंडी गठबंधन की तरफ रुख कर लेता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम की राह बहुत ज्यादा कठिन होगी। तो पिछली बार 2.5 लाख से अधिक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम ने विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार उनकी विजय रथ को रोकने के लिए इंडी गठबंधन पूरी तरह से लगा हुआ है। और जो उनके प्रत्याशी सतीश गौतम को मात देने के लिए विजेंद्र सिंह लगातार गांव, देहात और शहर में कैंपेन चला रहे हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज अखिलेश यादव भी अलीगढ़ में पहुंच रहे हैं और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर अगर बात करें मायावती की, तो मायावती भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए लगभग 2 से 3 बजे के बीच पहुंचेंगी। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ में जो मुकाबला है वो साफ तौर पर इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो बसपा यहाँ पर कितना बड़ा खेल कर सकती है? देखिए, बसपा के खेल की बात करें तो बसपा सीधे सीधे
भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है उसमें सेंध लगाने का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय बंटी हैं वो सीधे सीधे ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं और ब्राह्मणों में उनकी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम है, उनका वैसे समाज में भी विरोध देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसका भी फायदा हितेंद्र कुमार उपाध्याय बंटी उठा सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, 26 अप्रैल को मतदान होगा, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है चुनावी माहौल बुलंदशहर की बात की जाए तो? जी नंदिनी, बता दें यहाँ बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह को तीसरी बार टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस से शिवराम वाल्मीकि है और जो बसपा के प्रत्याशी हैं गिरीश जाटव है जो नगीना से आए हुए हैं। कहीं न कहीं यहाँ जो वोट है वो 18,55,176 मतदाता है। जो 26 अप्रैल को दूसरा चरण है, यहाँ मतदान होना है। चाहे मान लो भारतीय जनता पार्टी से मान लो बीजेपी के मुख्यमंत्री करीब करीब 3 बार यहाँ बुलंदशहर आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं और सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी बुलंदशहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से संक्रांत बताया था, उसी को लेकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका अच्छा माहौल है। और जो लोग सोच रहे हैं कि जो गिरीश जाटव को जो बाहर से बसपा ने बुलाया है उसको लेकर के लोगों के बीच संशय है, ना वो जनता के बीच में पहुंच पा रहे हैं। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ, क्योंकि वो 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं और अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दांव खेला है। बात करें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी जनता के बीच नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे थोड़ा सा जो राजपूत समाज के लोग हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जगह जगह जो राजपूत समाज के लोग हैं वो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं उसी को लेकर के, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सध नहीं पा रहे हैं। जी नंदिनी, अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो किन किन पार्टियों में सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट मानी जाती है? जी ये आरक्षित सीट है, लेकिन इसमें जो पहले नंबर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर बसपा जो उनका परमानेंट वोट है उसको कोई भी नहीं काट सकता है। उसी को लेकर के जो गिरीश जाटव है वो लोग अपना वोट मांग रहे हैं और लगे हुए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है लगातार। हम आपको बता रहे हैं 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट है ये, अमरोहा, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है, जहां पर 26 अप्रैल को यहां पर मतदान किया जाएगा। और इसी को लेकर जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं। रैलियां किया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है, विशाल जनसभा को संबोधित किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से। हाँ तो बता दें कि 26 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से कौन कौन सी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला कहीं देखने को मिल रहा है, तो कहीं बीजेपी वर्सेज सपा, तो एनडीए वर्सेज इंडिया में ये जो टकरार देखने को मिल रही है। गाजियाबाद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बात की जाए अमरोहा की तो लगातार यहां पर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मेरठ की बात की जाए तो यहां पर भी सभी पार्टियां जनता को साधने में लगी हुई हैं। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, यहां पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। और इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां जनता को बड़े बड़े वादे भी दे रही हैं और पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं। वार पलटवार भी खूब देखने को मिल रहा है। वहीं आज की बात की जाए तो बागपत के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।